Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। होपफुली कि आपने अपने दिन का और सुबह का बेहतरीन तरीके से आगाज़ कर लिया होगा। लेकिन हरमीत, आपका आज का दिन और आज की सुबह कैसी रही, आप बताएं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। वैसे तो आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती है तो फिर उसके बाद मीम्स जिस किस्म की बनती है अंदाजा तो हो गया देख के तो वैसे हंसी से ही शुरुआत हो जाती है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त हर सुबह जब आती है तो लोगों की नज़र टेलीविज़न या डिजिटल मीडिया पर, टेलीविज़न से ज़्यादा डिजिटल मीडिया पर लोग इस वक्त भरोसा करते हैं। सो वहाँ पर ज़्यादा लोगों की नज़रें होती है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें आती हैं तो लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट की वजह से लोग इसी नेक्स्ट की वजह से इंतजार में हैं। तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट लेकिन मैं आपको बताती हूँ ना, देखिए व्यूअर्स को कंफ्यूज ना करें। जो आप हंसी रोक रहे हैं और आपकी हंसी रुक नहीं रही, इस लाफ्टर के पीछे की वजह मैं बता देती हूँ। हमारा प्रोग्राम तब से शुरू हो जाता है जब से हम सेट पर आकर बैठते हैं। तो जब से हम सेट पर आकर बैठे हैं तो हमारे इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले के 1-2 मिनट जो होते हैं ना, वो हमारी चिट चाट के होते हैं। उसमें हम एक आधी मीम शेयर कर लेते हैं, एक आधी खबर शेयर कर लेते हैं और फिर ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्राम में आपसे हमने क्या क्या शेयर करना है। तो जनाब, प्रोग्राम से पहले एक मीम शेयर की है। मीम आपको हम जरूर अपने सोशल मीडिया साइट्स पे, आप हरमीत पाजी की भी सोशल मीडिया साइट पे जाएंगे तो आपको शेयर नजर आएगी। अगर मेरे सोशल मीडिया साइट पे जाएंगे तो वहां भी आपको शेयर नजर आएगी। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मीम्स बन रही हैं उससे भी कोई पिक्चर खासी क्लियर नहीं हो रही। सबके दिमाग में यही सवाल है कि आखिरकार वजारत उज़्मा के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इनकार क्यों किया। ऑल दो पर सिर्फ क्लैरिटी के लिए मरीम नवाज ने कल एक ट्वीट भी की है कि अगले आने वाले 5 सालों में, 4 सालों में वो कोशिश करेंगे भरपूर सियासत करें और लीड करें तमाम तर क़यादत को, जिसके पास जो भी वजारत होगी, चाहे वो पंजाब काबीना हो या वजारत उज़्मा हो। लेकिन ये सवाल, हम इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। खेलदास कोहस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि आखिरकार कोई रीज़न ऑब्वियसली डिस्कस तो हुआ होगा जमात के अंदर, पूरी लीग के अंदर, कि आखिरकार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए हैं इस मुल्क को लीड करने के लिए, हुकूमत में आने के लिए, और बहुत इस पर शामगोइयाँ भी हुई कि आखिरकार वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन आखिरकार वजारत उज़्मा के लिए उन्होंने इनकार क्यों कर दिया? बड़ी मेहरबानी। देखें, बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ने हमेशा उसूलों और अपने कौल जो वो कहते हैं उसकी सियासत की है। और उन्होंने इलेक्शन के दिन भी दोपहर में जब वोट डालने आए थे तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जो है अगर सादा अक्सरियत मिलती है और हमारी दुआ है और अल्लाह करे हमें सादा अक्सरियत मिले तो हम फैसले आज़ादाना करेंगे। तो ये पहले दिन से जब वो वापस आए थे, 21 अक्टूबर को आपकी उनकी तकरीर सुन लें, ज़ाहिर है वो मैंडेट हमारे जो तवक्का थी उससे कम है, जो भी उसकी वजूहत है। तो कायद नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया है कि इस सूरत हाल में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने में मुश्तरका हुकूमत चलाई थी इत्तेहादियों के साथ, और उन्होंने उसमें जो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया था, जो भी सूरत हाल थी उस वक्त, तो उन्होंने बेहतर समझा। और मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून के बल्कि पाकिस्तान की सियासत के महवर और मरकज़ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ साहब के लिए वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, उसके लिए वज़ारत उज़्मा की कुर्सी इतनी माना नहीं रखते, मगर उन्होंने फ़ैसले आज भी नवाज शरीफ ने किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नामजदगी का कुर्बानी दी है सर। का फैसला हो। जी जी अमित जी खेलदास साहब, आप हमारे शो में आए थे, आपके बड़े बड़े लीडर कहा करते थे जब शहबाज शरीफ साहब ने के दौर में महंगाई उरूज पर पहुंची तो वो जो नाकामियां थी वो सारी चीज, तो आप कहीं ना कहीं उम्मीद दिला रहे थे आवाम को, हम सबको उम्मीद दिला रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सर अब नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप पर, तो क्या शहबाज शरीफ को क्या वो सपोर्ट करेंगे? अगर वो अब सपोर्ट करेंगे तो फिर 16 महीने में उन्होंने क्यों सपोर्ट नहीं किया? देखें, 16 महीने में भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़े थे, और आज भी वो नवाज शरीफ के पीछे खड़े हैं, और उनकी सरपरस्ती, उनकी रहनुमाई हमेशा के लिए शहबाज शरीफ साहब के साथ, बल्कि पाकिस्तान के साथ वो रही है। अगर उन्होंने वो पाकिस्तान आए हैं
उन्होंने तमाम अपनी ज़ाती जो उनके साथ ज़्यादती नाइंसाफ़ी हुई उनको एक तरफ रख के उसकी तरजीहात पाकिस्तान था। तो अगर नवाज शरीफ साहब आज भी उनकी तरजीह पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है, भले वो कुर्सी पे ना बैठे मगर वो पूरी अपनी जो उनका तजर्बा है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ और मरियम नवाज साहबा के साथ होगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिस भंवर में है, अगर आज हम ये हुकूमत ले रहे हैं या हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उसकी भी वजह ये पाकिस्तान है कि हम पाकिस्तान को जो भी मैंडेट पाकिस्तान की अवाम ने दिया है, आज भी पाकिस्तान में बड़ी जमात है, पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट और सीटें लेने वाली जमात है और मरकज में भी हम अच्छा सबसे ज्यादा बड़ी सॉरी जमात फॉर है। इंटरप्शन, लेकिन मुझे इस चीज का जवाब जरूर चाहिए आपसे। जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था 2 मिनट बाद और 4 मिनट बाद भी मैं यही पूछना चाहूंगी। ऑन कॉल और ऑन ग्राउंड दो चीजें मुख्तलिफ है। लंदन से बैठ के इसमें कोई दो राय नहीं कि 16 माह की पीडीएम हो या पिछले 5 साल हो, ड्राइव करते रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, लेकिन चूंकि अब वो ऑन ग्राउंड मौजूद है, इतना बड़ा वोटर जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पंजाब में इतनी बड़ी उन्होंने सीटें ली हैं, जस्ट बिकॉज वोटर जो है वो अपने कायद को बतौर वजीर आजम देखना चाहता है, वो बाहर निकला वजीर आजम देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह से वजीर आजम की सीट पर बैठ के इस मुल्क को चला सकते हैं, आप बैक एंड पे नहीं चला सकते। हमने देखा 4 साल की किस तरह से ऑन कॉल चलती रही है मुस्लिम लीग नून। तो सर ये कोई एक्सक्यूज बनता है कि हम इसीलिए नहीं करना चाह रहे कि हमें सादा अक्सरियत नहीं मिली, जितनी मिली है उसको कबूल करें, और उन्होंने कबूल किया भी है, उसके बावजूद भी व्हाई नॉट वजीर आजम? देखें बात यह है कि जो आप कह रही हैं सादा अक्सरियत बिल्कुल नहीं, उसकी वजूहत कई है। मैं अभी बयान करने से कासर हूँ कि उसकी क्या वजूहत है कि इतने वोट सादा अक्सरियत क्यों नहीं मिली। ज़ाहिर है हमारा वोटर भी कम निकला, कहीं कहीं हमारे साथ धांधली भी हुई होगी, कहीं कहीं और इशू हुए होंगे, वो ठीक है अपनी जगह, मगर बात यह है कि मैं ये नहीं, तो मुझे पता है कोई मिठाई तकसीम कर रहा है इस इलेक्शन में, अगर धांधली नहीं हुई है तो ये बस हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम खिलदा नहीं सब एक और चाहते चीज कि अब बिल्कुल जी जी खिल्ला साहब, हमने देखा है कल वैलेंटाइन डे था और वैलेंटाइन डे पे बहुत सारे दिल जो हैं वो जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं अगर दिल टूट जाए इस दिन तो फिर उम्र भर का रोग भी लगा रहता है। कल हमने देखा मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की जोड़ी जो है वो कहीं ना कहीं टूट गई, और मौलाना साहब ने कहा कि हम तो अपोजिशन में बैठेंगे। अब आपको क्या लगता है, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि भाई साहब नवाज शरीफ साहब लंदन जा सकते हैं इलाज के लिए, तो क्या कोई ये रोग लग गया है जोड़ी टूटने का? सर देखें, आप अगर टॉप ट्रेंड देखें परसों तो वो पाकिस्तान को नवाज दो, मुस्लिम लीग नून से जो वर्कर है, आपने शहबाज ही दे दिया सर। ट्विटर पे आपने देखा जिस जी कंटिन्यू करें। शहबाज नवाज एक ही बात है, एक ही बात। तो आपने देखा कि कारकुनों की और सपोर्टर की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की ये आवाज है। हम भी ये कहते हैं मुल्क संवारो नवाज शरीफ, ये सारे जो इश्यूज हैं, मगर हम समझते हैं कहाँ पे ये भी लोग हैं कि यहाँ पे इस मुल्क में सीपैक नहीं चाहिए, इस मुल्क में मोटरवे नहीं चाहिए, शायद नकदा कोका चाहिए, ऐसे भी वोटर है इस मुल्क में। तो अगरचे हमें सादा अक्सरियत नहीं मिली है, तो नवाज शरीफ साहब हमारा जिद है, हम चौथी बार उसको वजीर आज़म बनाएंगे। अच्छा चले सर आगे बढ़ते हैं, सर आगे बढ़ते हैं, अरमी चले आगे बढ़ने दे, कोई बात नहीं, हो गई बात, चले वजीर आज़म नहीं बनना कोई बात नहीं, चॉइस इज ऑल योर। सर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ना चाहती है पाकिस्तानी अवाम भी, सियासतदान भी, और ये जो हम हुकूमत साजी की तरफ चल रहे हैं लेकिन हमारे कदम बड़े थोड़े और छोटे छोटे से हैं। अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शराइत आपके सामने रख रही है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको वजारत उज़्मा बनाने के लिए मदद करेंगे, लेकिन हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, तो इस तरह से क्यों उनकी शराइत को मान के इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा? क्योंकि देखिए आप भी तो ये कह रहे हैं हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पिछली बातें नहीं करना चाहते। देखिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, चौधरी शुजात साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, और आसिफ अली जरदारी साहब की अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे सबको साथ लेके चलें, हम रिकन्सिलेशन करें, हम मुल्क को आगे बढ़ाएं, हम मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाएं। तो हमारी एक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सीनियर्स की एक कमेटियाँ भी बन गई है, जो कल से वो पहली मीटिंग भी हो चुकी है। हमारी कोशिश होगी तमाम जमातें जो इत्तेहादी हैं उसूल उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए। हमारी कोशिश होगी, हम पीपल्स पार्टी को दावत भी देंगे,
और कल हमारी बातचीत भी हुई है। सर वो नहीं मान रहे ना आप सर, वो देखेंगे कहते हैं जब, बिलावल बजिद है इस बात पे, आसिफ अली ज़रदारी बजिद है इस बात पे कि हमने कैबिनेट में नहीं बैठना और हम इसमें स्टांस पर कायम रहेंगे। ख्वाजा आसिफ इस हवाले से कहते हैं कि हमें पता है कि तमाम तर जो बोझ है वो कमज़ोर कंधों पे नहीं डालना चाहिए। ये तो इस तरह से इसकी मिसाल हो गई है कि हम हुकूमत बना लेंगे और किसी पे कोई ख़तरा जो है वो मंडलाता रहेगा कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बन जाएं, चेयरमैन सेनेट बन जाएं और फिर कौमी असम्बली के स्पीकर बन जाएं। ये तो उनकी शराइत है सर। देखें, सियासत में ये बातचीत होती है, नेगोशिएशन भी होती है, शराइत भी होती है और गिव एंड टेक भी होता है। जिस तरह आपने मौलाना साहब के लिए कहा, गिव एंड टेक भी होता है। मौलाना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारी कोशिश होगी सबको साथ मिलाया जाए, बिठाया जाए और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पहला जो उसका तजर्बा था, उन्होंने खुश उसलूबी से 16 महीने चलाए थे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें, मसाइल से निकालें और जो भी हमें मैंडेट सब जमातों को मिला है, जिसको मैंडेट मिला है, हम उस मैंडेट का एहतराम करेंगे। खिलदार साहब, अगर इस वक्त आपके जो इत्तेहादी हैं, खासकर जुमे के दिन जो कॉल आई है उसमें अख्तर मैंगल साहब है, जमात इस्लामी है, मौलाना साहब हैं, पख्तूनख्वा मिल्ली अवाम पार्टी के महमूद खान अचकज़ई साहब हैं जो नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त भी है, आप वो कहते हैं कि मैंडेट जहां मिला है तो हमें वहां खड़ा होना चाहिए। इस सारी चीजों को हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपके लिए मसाइल खड़े होंगे, तो इन सारी चीजों को कैसे आप हैंडल करेंगे? और मौलाना साहब के साथ क्या आप कुछ कोशिश करेंगे दोबारा उनको कोई कमेटी वगैरह, कोई मिनिस्ट्री वगैरह ऑफर कर रहे हैं किसी चीज में भी? देखें, पहली बात यह है कि मौलाना साहब को शहबाज शरीफ साहब गए थे, उनको दावत दी है और अभी भी हमारी कोशिश होगी। तो मिनिस्ट्री देना ना देना ये कोई वो बात नहीं, उसूली बात यह है कि पहले वो हुकूमत में शामिल हो और हमारे साथ चले। हमारी ये कोशिश होगी, उसका तजर्बा भी है, वो एक इस मुल्क के सीनियर रहनुमा भी है। हमारी कोशिश प्रायोरिटी यही है कि मौलाना साहब भी हमारे साथ हो। मगर ज़ाहिर है जो आप बात एहतजाज की कर रहे हैं वो भी हर किसी का हक़ है एहतजाज करना, मगर मैं ये समझता हूँ इस वक्त मुल्क को धरनों और इस तरह की सियासत की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुल्क जिस चैलेंजेस जो हैं, जो मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर होने जा रही है, पहले 16 महीने में दिवालिया होने से बचाया, फिर आपने देखा कि निगरान हुकूमत में स्टेबल करने की कोशिश की गई। अब वक्त आ गया, हमने सब कुछ देखा, आपको पता है हमने सब कुछ देखा। आप हमारे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं और जो कि सूरत हाल अवाम के सामने थी, तो अवाम जो है अपना मैंडेट लेकर बाहर निकली। उन्होंने 16 माह की पीडीएम भी देखी, उन्होंने कोलैबोरेशन भी देखी, उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट के काम भी देखे। सर मुझे ये कहिएगा कि इस सारी सिचुएशन में एक ऑफर आसिफ अली ज़रदारी ने पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को जो हमायत याफ्ता है, उनको भी कराई है। तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे बैठे हुए थे, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हर सियासतदान, हर पार्टी का लीडर उसके लिए काबिल कबूल था कि एक पार्टी जिसने 9 मई का वाकया किया हो और उसके लिए तमाम तर सूरत हाल खराब से खराब तर की हो, उनको ऑफर कराई जाए कि आप आए, मुल्क की खातिर, कौमी मफाद की खातिर हम आगे बढ़ते हैं? देखिए, आपने 16 महीने का भी जिक्र किया, आपने अभी भी पीडीएम का भी जिक्र किया, मगर आपने पौने 4 साल का जिक्र नहीं किया। बड़ी बदकिस्मती है जिसने सारी तबाही की। और आप खुद कह रही हैं कि 9 मई की, अभी भी वो कहते हैं कि 9 मई भी होगा, 10 मई भी कर सकते हैं। मतलब वो बज़िद हैं पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने पे, पाकिस्तान को इंतशार की सियासत करने में, पाकिस्तान में फितना फैलाने के लिए। जो उनके सरकर्दा सो कॉल्ड आजकल जो रहनुमा हैं, वो जो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे, क्या वो लोग पाकिस्तान के पार्लियामेंट को अभी भी जो है इस्तेकाम देना चाहते हैं या इंतशार फैलाना चाहते हैं? ये देखना होगा। सर मैं आखिरी सवाल आपसे करती हूँ, बीइंग अ सीनियर सियासतदान, आप मुझे बता दें तमाम तर चीज़ों को परे रखते हुए कि अवामी मैंडेट, हम हमेशा अवाम, देखिए आप सियासतदान हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो, फैन से ही होता है ना, अवाम से ही होता है। अवाम ने जो निकल कर अपना फैसला सुनाया है, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, आप कैसे देखते हैं उस फैसले को कि अवाम निकली है इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद, जो कि आप और हम मिलकर बताते रहे और मेंशन करते रहे हैं? और खेलदार साहब इसी के साथ ऐड कर लीजिए क्योंकि जाते जाते मैं भी जाना चाह रहा हूं कि ये वाई मरियम नवाज सर हमजा क्यों नहीं बेचारे, हमजा को क्यों साइड किया गया है? देखिए, किसी को साइड नहीं किया गया है। हमजा शहबाज भी इलेक्शन लड़े हैं और उन्होंने इलेक्शन जीता है और उन्होंने जो भी अपनी तवानाई है पार्टी के लिए वो की है।
जो आप कह रहे हैं कि किसने पीटीआई के वोटर जो है उन्होंने उनको मैंडेट दिया है, हम हर किसी के मैंडेट का एहतराम करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इनके पास इतने अराकीन है, अददी अक्सरियत है, वो आए पार्लियामेंट के अंदर शो करें। अगर उनके वोट ज़्यादा होते हैं वज़ीर आज़म उनका बनेगा, अगर नहीं है तो ये झूठ, इल्ज़ाम तराशी और फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, ये अब पाकिस्तान इससे आगे नहीं बढ़ेगा। खुदारा बहुत आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, नाइंसाफी की। आप 2014 से धरनों में शुरू हुए, आज तक वो सियासत आप खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। आप तामीरी तनकीद भी करें, तामीरी सियासत करें, वतन की हिफाजत की सियासत करें। आप कुछ ही कह रहे हैं किसान जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, इंटरेस्टिंग सेगमेंट था, अच्छी डिस्कशन रही हमारी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। Welcome back after the break. So Harmeet, we are living in the era of technology and digitalization. So मेरे ख्याल से अब हर चीज़ को डिजिटलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने भी आपको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है और कोशिश हम ये करेंगे कि अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इस एरा की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि आज के ज़माने में क्या हर रोज़ नई नई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो हरमीत उसके बाद हमने एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक ट्रेजिडी के बाद एक चेंज देखा है पाकिस्तानियों में, ख़ासतौर पर पूरी दुनिया में तो ये चेंज पहले ही बहुत आ चुका है। लेकिन अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, तो इसमें जितनी तेज़ी से हमारी नौजवान नस्ल जा रही है, ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मौका है। अगर हम ज़र मुबादला कमाने की बात करें, डॉलर्स को पाकिस्तान लाने की बात करें, इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लाने की बात करें, तो ये बेहतरीन मौका है कि हमारे टैलेंटेड नौजवान जो है किस तरह से अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ज़र मुबादला का बाइस बनते हैं। लेकिन जब फ्रीलांसिंग की बात आती है, कोरोना के बाद पहली बार हमने ये देखा कि एक इनकलाब जो है वो बर्पा हुआ, खासकर ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। और फिर हमने देखा कि डिजिटल एरा, जिस दुनिया उसमें तो रह रही थी, लेकिन हम जब अलर्ट आए, लेकिन जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने भी कम बैक किया। लेकिन हरमीत, अगर आपको पता है सबसे बड़ा मसला क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जब फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो पेमेंट इश्यूज जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इशू है किसी भी फ्रीलांसर या ई कॉमर्स की बात करें। मतलब दो तीन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमेशा आपको मसला होता है। लेकिन अब ये मसला जो है वो आसान हो जाएगा और आपको सुन के यकीनी तौर पर खुशी होगी कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। क्योंकि हम बात करते हैं डॉलर्स की, तो हमारे यहाँ पर ATMs जो है वो चूँकि पाकिस्तानी रुपीस में काम करते हैं, तो अब कोशिश ये की जा रही है कि बहुत सारी ऐसी ATM मशीन नस्ब की जाए जहां से आप डॉलर्स निकलवा सकें। कम से कम अपनी पेमेंट का 50% जो है वो इस तरह के ATM से आप निकाल सकेंगे। मजीद ये स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। मेयर साजिद अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, फ्रीलांसर हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हरमीत, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। चूँकि आप लोग के जो मसले हैं फ्रीलांसर्स के, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पाकिस्तान में उसको एड्रेस भी किया जा रहा है, पॉलिसीज़ को फ्लेक्सिबल किया जा रहा है, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है अकोमोडेट करना उन तमाम फ्रीलांसर को जो कि बेहतरीन तौर से कमा रहे हैं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला को बेहतर करने में आपका बड़ा एक पॉजिटिव रोल है। तो ये जो पेमेंट इशू है, इसमें इस वक्त मुल्क भर में 13 रजिस्टर्ड डॉलर ATM मौजूद हैं। कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ये किस तरह से काम करेंगी, कितनी परसेंटेज है पेमेंट की जो कि निकाली जा सकेगी, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। देखिए सुहा, हमारे बहुत से मसले हैं और इस वक्त इकोनॉमी को अगर आप स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो क्विकेस्ट वे जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज का है हमारे पास। ये जो इनिशिएटिव लिया है स्टेट बैंक ने, ये इट्स अ वेलकमिंग इनिशिएटिव। इसमें 13 ATMs हैं। फ्रीलांसर्स को या यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, जो भी ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन सोर्स से पैसे कमाते हैं, उनको एक अंडरटेकिंग देना होगी बैंक को कि हम जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हम हमारी सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर बेची जा रही हैं, वहां से हम डॉलर ले रहे हैं, उनको $1 अकाउंट खुलेगा, उनको $1 डेबिट कार्ड मिलेगा। नाउ दीज 13 ATMs आर प्लेस्ड मेनली इन लाहौर एंड कराची। और उसके अलावा एक रावलपिंडी में है, एक रहीम यार खान में है और एक सियालकोट में इन्होंने ओपन किया है। तो ये टोटल 13 ATMs हैं। इसका पहले ये जो है फ्रीलांसिंग एसोसिएशन की बहुत देर से रिक्वायरमेंट थी कि 100% जो है जो लोग पैसे बाहर से कमा रहे हैं उन्हें अपनी अर्निंग्स, क्योंकि वो डॉलर्स में कमा रहे हैं, उन्हें डॉलर्स निकलवाने का 100% मौका दिया जाए, वो अपनी अर्निंग्स को सेव कर सके डॉलर्स के अंदर। लेकिन अब जो है वो एटलीस्ट 50% जो है वो अलाउ किया गया है कि अगर आप कमा रहे हैं तो उसका 50% जो है ना वो आप निकलवा सकते हैं इन ATM से जाके अपने डॉलर डेबिट कार्ड के थ्रू। लेकिन अगेन मैं यहाँ ये बता दूं कि ये किसी भी तौर से
कोई ऐसा कैटलिस्ट नहीं है जो कि बहुत ज्यादा बूस्ट दे देगा, या पेपाल की कोई रिप्लेसमेंट आ गई है, या कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी स्टेप हो गया है, क्योंकि पैसे पहले भी आ रहे थे, पैसे पहले भी हम लोग कमा रहे थे, लेकिन मसला ये जो है उसको निकलवाने वाला थोड़ा सा हल हुआ है। लेकिन जो मेन मसला हमारा है वो है आपका इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज का। बिल्कुल। हम पेपाल की बात क्यों करते हैं? मेहर साजिद, अगर हम बात करें, वैसे तो आप सोहा अंदाजा लगा सकती हैं कि साजिद पाजी ना डॉलर के कितना मजा है जब आपको ये शुरुआत हो जाती है, अकाउंट में आना शुरू हो जाते हैं। पाजी अभी बैठे हैं पॉडकास्ट के लिए, जैसे शो खत्म होगा ये बैठ जाएंगे। पाजी आपसे जानना चाहेंगे, अब जो सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्रीलांसर जो हैं वो दुबई की तरफ चले गए, दीगर ममालिक की तरफ हम देखें कि डॉलर में जो पेमेंट आ रही थी, जो डॉलर की सूरत में आती थी, वो उनका रुझान वहां पर गया। बहुत सारे हमारे आसपास के दोस्त जो थे वो भी शिफ्ट हो गए पाकिस्तान से। अब इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? कितना फायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को होगा? और साथ साथ में जो फ्रीलांसर हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में, तो क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर गए हैं वो भी वापसी इख्तियार कर सकते हैं? देखिए हमीद बाजी, आई रियली डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? उसकी रीजन ये है कि मेरे पास वो पेमेंट गेटवे नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसके थ्रू मैं अपनी सर्विसेज सेल करके कस्टमर से डायरेक्टली पैसे ले सकूं। अब कस्टमर ने पाकिस्तानी पेमेंट्स के थ्रू तो मुझे पेमेंट करनी नहीं है, उन्होंने मुझे पेमेंट करनी है इंटरनेशनल पेमेंट के थ्रू, और मेनली जो यूज होता है वो पेपाल उसमें यूज होता है। तो दुबई के अंदर, बाकी जगहों के ऊपर हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम 100% फॉरेन करेंसी के अंदर रिटेन कर सकते हैं, प्लस हम अपने पेपाल अकाउंट को डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे, डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर इंटीग्रेट करके कस्टमर को ये ऑफर कर सकते हैं कि आप हमें इसके थ्रू पे कर दें। ये फैसिलिटी अभी तक पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। पेयोनीर के थ्रू ये थोड़ा सा आया है कि पेयोनीर के थ्रू आप पेपाल की पेमेंट्स मंगवा सकते हैं, बट स्टिल मैं अपनी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकता, कस्टमर को ये ऑप्शन नहीं दे सकता कि आप डायरेक्टली मुझे पे कर दें। मुझे थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू पेमेंट करनी पड़ती है और उसमें कस्टमर फ्लेक्सिबल नहीं होता। पेपाल जो है वो कस्टमर को ये लेवरेज देता है कि वो 6 महीने तक रिफंड क्लेम कर सकता है, और उनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है उसके ऊपर इंटरनेशनली कस्टमर्स का बहुत ट्रस्ट है। वो अच्छा मेहर साजिद, आप ठीक कह रहे हैं, ये जो पेपाल एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है, इस पर हमने बाकायदा एक शो किया था कि अभी भी पेपाल का पाकिस्तान आने का मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट है, इज अ प्लेटफॉर्म जहां से आप एक ब्रिज के तौर पर ये सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बट ऑल दो लेट्स कम टू दिस पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि चले बहुत देर से लेकिन ग्रेजुअली हम उस चीज़ की जानिब बढ़ रहे हैं कि अगर इस वक्त 13 रजिस्टर्ड इन ATM मशीन्स की हम बात करें जो कि यकीनी तौर पर थोड़ी तो आसानी करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप बताइएगा कि बाकायदा तौर पर कानूनी अमल से जो नावाकिफ लोग हैं जो कि डॉलर निकलवाना चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं, ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप 50% शायद अपनी अमाउंट पेमेंट की निकाल सकते हैं। इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा ताकि लोगों को कुछ तो आसानी हो सके। जी बिल्कुल, आपने एक, जैसे मैंने बताया कि आपने एक अंडरटेकिंग देनी है बैंक को, और बैंक आपका एक डॉलर अकाउंट ओपन कर देगा। उस डॉलर अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप बाहर से पैसे मंगवा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर से डॉलर सबमिट उसके अंदर नहीं हो सकते। जब आपकी पेमेंट उस डॉलर अकाउंट में आएगी तो जो भी आपकी पेमेंट वहां पे आई है उसका 50% जो है वो आपको एक डॉलर डेबिट कार्ड इशू करेगा बैंक, और उस डॉलर डेबिट कार्ड के थ्रू आप इन 13 ATMs पे जाके, होपफुली कि इनका नंबर इंक्रीज होगा इन द फ्यूचर, तो वहां से आप जाके 50% ऑफ योर पेमेंट हार्ड कैश डॉलर के अंदर निकलवा सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द 50% जो है वो फिर आप लोकल करेंसी में उसको कन्वर्ट करवा के जो है वो निकलवा सकते हैं। ठीक है मेहर, ठीक है, थैंक यू सो मच। हमने एक ब्रेक लेनी है छोटी सी, वापस क्विक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, आपको याद है हीरा मानी ने एक दफ़ा कहा था कि मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है और इसको समझना चाहिए, कोशिश करें कि इसको समझें। लेकिन हम इस चीज़ को ज़रूर समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। खा आपका रिश्ता एक माँ का हो, एक बहू का हो, एक बेटी का हो, एक बीवी का हो, तो आप ये ज़रूर समझते हैं कि एक मर्द पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उसने घर को देखना होता है, उसने बाहर अच्छा और बेहतरीन रोज़गार कमाना होता है। ऑल दो कि सारी ज़िंदगी इतनी सारी मेहनत करने के बाद एक रिश्तों की सेंसिटिविटी जो होती है कहीं ना कहीं एक मर्द उस पर लैक करता है बिकॉज ऑफ जिम्मेदारियां या सो मेनी अदर रीजंस एज वेल। लेकिन रिश्तों के जो तकाजे होते हैं वो बहुत मुश्किल से और बहुत देर से समझ आते हैं। तो ऑल दो हमने बात इस टॉपिक पे करनी है, सब्जेक्ट पर आज बात करनी है कि एक मर्द जो है बेसिकली वो किस तरह से बहुत देर से इस बात को समझता है कि रिश्तों की सेंसिटिविटी क्या है और किस तरह से बर वक्त इसको सीख लेना चाहिए था कि रिश्ते किस तरह से निभाए जाते हैं।
बट ऑल दो इस पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए डॉक्टर अफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं सोहा? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, एक रिसर्च है जिस रिसर्च पर, जिसकी बेस पर हम ये बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली रिसर्चेस पूरी दुनिया में होती रहती हैं, और फिर मर्द पर रिसर्च होना, दैट इज साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। सो आप क्या समझती हैं कि कितना टाइम लगता है रिश्तों को संभालने में? बड़े मुश्किलात आई हैं ना, इसलिए निभाने में मर्द को काफ़ी मुश्किलात होती हैं, रिश्तों को खास तौर पे निभाने में। व्हाई इज इट सो? सोहा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड थैंक यू हरमीत। आज का जो टॉपिक है वो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मेल्स। आई थिंक हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल साइकोलॉजी की बात करते हैं, फीमेल्स की जो अंडरस्टैंडिंग्स और फीमेल्स की इमोशनल स्टेटस पे बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है इस बात पे बात करना कि जो मेल हजरात हैं उनके साथ ऐसे क्या इश्यूज़ हैं जो हम आमतौर पे बात नहीं करते, लेकिन इवेंचुअली उनके आउटकम्स फिर हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और डेफिनेटली उसका विक्टिम बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही होते हैं। दिस इज़ टू अंडरस्टैंड दैट अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है मेल और फीमेल दोनों को पैदा किया है, लेकिन दोनों की थोड़ी सी साइकोलॉजी भी डिफरेंट है और बायोलॉजी भी डिफरेंट है। बिल्कुल। सो बोथ हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक फीमेल्स आर मोर लाइक दे हैव टू केयर, दे हैव टू लुक आफ्टर अदर्स, लेकिन जो मेल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ दे हैव टू लीड अ होम, दे हैव टू प्रोटेक्ट अ होम एज वेल। सो इसकी जो वजह है उसमें पीछे अल्लाह ताला ने कुछ ब्रेन साइकोलॉजी भी रखी हुई है। अच्छा, अब आपने ये जो बात की कि मेल्स जो हैं वो रिश्तों को क्यों नहीं निभा पाते, मैं वैसे इससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करती हूँ। मेरा ये ख्याल है कि मेल्स आर मोर आई मीन कॉन्शियस अबाउट दिस, कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और वो रिश्तों को निभाना जानते हैं। फीमेल्स आर बिट लिटिल मोर इमोशनल, फीमेल्स जो हैं वो थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? एक तो थोड़ा सा हम ज़रा ब्रेन डिफरेंस समझ लें मेल्स और फीमेल्स का। पहली चीज़ ये है कि अगर हम ब्रेन स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो जो मेल्स का ब्रेन है वो फीमेल्स ब्रेन से 10% लार्जर है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनका ब्रेन 10% लार्जर है तो इट मीन्स कि उनकी कोई IQ लेवल ज़्यादा है। इट्स नॉट अबाउट IQ, इट्स अबाउट द टू हेमिस्फेयर्स। हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है ब्रेन का और राइट हेमिस्फेयर है। सो होता क्या है कि जो ब्रेन मर्द हैं वो अपने लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और फीमेल्स जो हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ ज़्यादा जा रही होती है बायोलॉजिकली, तो वो दोनों ब्रेन्स को यूज़ कर रही होती हैं, यानी उनका लॉजिकल ब्रेन भी यूज़ हो रहा होता है और उनका इमोशनल ब्रेन भी यूज़ हो रहा ठीक है। मेल हजरात आम तौर पे क्विक जो रिस्पॉन्स देते हैं वो अपने लेफ्ट ब्रेन से देते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वो जो फीमेल्स को देखें ना, आप एक क्वेश्चन किया, एक सवाल पूछा, तो आमतौर पे हम कहते हैं कि वो सोच में पड़ जाती हैं ना, अच्छा मैं ये करूँ या ना करूँ, वो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कंफ्यूज्ड। लेकिन जो मेल्स हैं दे आर लेस डॉक्टर साहब, एक और चीज़, दे आर क्विक। डॉक्टर साहब जिस पर हम बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत आपने शुरुआत की, और ख़वातीन पर जो बात हम करते हैं कि उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब एक नए घर जाती तो उस माहौल की जो रहने वाले, चाहे वो सास है, नंद है या ससुर है, हम कहते हैं उनको अंडरस्टैंड कर। लेकिन नौजवान जो शादी कर लेते हैं, एक अलग सी जिंदगी होती है, रात को लेट आना, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लगाना, फिर अचानक जिंदगी में बदलाव आता है। इस जिम्मेदारी को वो निभाते या एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कौन सी कोताही मर्दों से होती है जो खवातीन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जो झगड़े होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं, थोड़ी बहुत दूरे कदूरत है, वो सारी चीजें पैदा होती है। क्या करना चाहिए मर्द हजरात को? अच्छा, इसमें यह है कि मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है ना वो परवरिश में ज़्यादा होती है। हमारे एक टीचर हैं वो हमेशा ये कहते हैं, और आपने बड़ों से भी सुना होगा कि परवरिश कैसे की जाए, बेटियों को आप प्रिंसेस की तरह जो है वो ट्रीट करें, और जो बॉयज़ हैं उनकी परवरिश जो है ना वो सोल्जर्स की तरह करें। उसकी वजह यह है कि आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, उन्होंने फ्यूचर में जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन करनी है। हमारे यहाँ जब लड़का पैदा होता है तो माएँ जो हैं वो ख्वाब ज़रूर देखना शुरू कर देती हैं और उसको भी दिखाना शुरू कर देती हैं, तुम जल्दी जल्दी बस पढ़ लिख लो और उसके बाद मैंने तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारे सर पे सेहरा सजा हुआ देखना है और दिस एंड दैट, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन उसके साथ उसकी वो तरबियत का पार्ट जिसमें उसे ये समझाया जाए और ये दिखाया जाए, जो कि ऑफ कोर्स वो अपने पेरेंट्स से सीख रहा होता है, अपने इर्द गिर्द से सीख रहा होता है, कि जो एक शादी की जिम्मेदारियाँ हैं या ख़ानदानी निज़ाम की जिम्मेदारियाँ वो किस तरह से निभाई जाएं, तो ये तरबियत उसके अंदर लाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा चलें, वो एक पार्ट नहीं हो सका तो मेल्स को, अगर आप खुद इस स्टेज पे पहुंच गए हैं तो आपको खुद ये समझ लेना चाहिए कि आपकी हैसियत और पोजीशन क्या है। व्हेन यू थिंक दैट यू आर ए लीडर ऑफ द हाउस, ऑलवेज लीडरशिप एंड अथॉरिटी कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत आसान है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़
एक सवाल है क्योंकि टाइम शॉर्ट हो रहा है डॉक्टर साहब, हमने देखा है क्योंकि बहुत सारे मर्दों की तादाद जो है ऐसे भी होता है कि बीवी से बड़ी मोहब्बत भी करते हैं, बड़े प्यार भी करते हैं। मेरा एक दोस्त है बेचारा बड़े साफ सुथरे किरदार का, मैं ये कह सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ। एक दिन मुझे बोला कि भाई बेगम के पास गया और बड़े प्यार से बोला कि मैं आपको बहुत बड़ा लाइक करता हूँ। तो कुछ टाइम बाद वो बोली कि नहीं, तुम्हारी नजर तो सलमा की अम्मा पे होती है। तो ये जो सीन है, इस चीज को कैसे खवातीन कैसे कवर करते हैं, और कहीं ना कहीं मर्दों को फिर लग जाता है कि यार ये तो वैसे ही भरोसा नहीं कर लिया, आज हम हमारी करने के निकल जाऊं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने वैसे जो किरदार की गवाही दी दोस्त की, वैसे मुझे इस पे डाउट है। हाँ एग्जैक्टली, आप किसी ऑन स्क्रीन किसी की गवाही दे सकते हैं, अच्छा, लेकिन चलिए आपको मुझ पे शक क्योंकि है। दोस्त हमेशा जो है ना वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ। खैर, दिस इज अनदर पॉइंट। लेकिन जो आपने बात की कि माँ की तारीफ करना और बीवी की तारीफ करना, दोनों की तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक्सट्रीमिज्म है। जब हम एक खास स्टेज पे होते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं कि हमारी जो होने वाली बीवी है उसकी तारीफें की जाएं और सब कुछ किया जाए, उससे पहले माँ के साथ अटैच होते हैं। मतलब हम बैलेंस नहीं कर पाते। असल में Exactly, बैलेंस जो है ना exactly. वो बहुत ज़रूरी है। और एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, देखिए आप बीवी को अलग नहीं देख सकते, माँ को अलग नहीं देख सकते, दोनों को अपने साथ लेके चलना है। माँ की इंपॉर्टेंस अहमियत अपनी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम बहुत जो है ना वो विजिबल है। हम ये जब कंपैरिजन में आते हैं ना, अव्वल तो हमें कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम कंपैरिजन में आते हैं तो जाहिर है कि माँ का दर्जा यहाँ है और एकदम से हम बीवी को यहाँ पे ले आते हैं। और ये चीज़ जो है ना वो घरेलू लड़ाई का वो एक शोला है, आप समझ लीजिए कि जो बाद में बुझाना मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ तक नौबत ही ना लाएं कि आपको कंपैरिजन करना पड़े और आपको ये बताना पड़े कि जी आपकी माँ यहाँ पे और बीवी यहाँ पे है, या बीवी यहाँ पे और माँ यहाँ पे। डॉक्टर साहिबा, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि नॉर्मली जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि रिश्तों को संभालना मर्दों के लिए मुश्किल होता है, ये बात उनको बहुत देर से समझ आती है। नॉर्मली मर्दों के बारे में ये कहा जाता है इस रिपोर्ट के मुताबिक भी कि 40 साल के बाद उनके लिए अपनी आदत चेंज करना मुश्किल होता है, बट लेटर ऑन दे केम टू रियलाइज कि यस, मुझे ये डिवीजन करनी चाहिए थी और मुझे इस तरह से बैलेंस करना चाहिए था। बर वक्त इसको समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एंड हाउ टू रियलाइज। बिल्कुल, यही मैंने आपसे कहा कि पहला पार्ट था परवरिश वाला जो पेरेंट्स ने करना था। अगर वो आपने मिस कर दिया, वो आपको लगता है कि गैप्स रह गए हैं तो इट्स ओके। लेकिन जो आपका टाइम पीरियड लाइक 20 to 30 ईयर्स का है, जिसमें कि आप एक ट्रांजिशन फेज में हैं, एक तरफ आपकी जॉब और करियर चल रहा है, दूसरी तरफ आपने शादी भी कर ली है, अब देयर आर लॉट ऑफ बर्डन्स ऑन यू, तो आप इसमें बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएं कि मेरी ये जिम्मेदारियां हैं और मैंने इसको निभाना है। अच्छा, उसके लिए बहुत आसान हल ये है कि आप, एक तो ये है कि कंपटीशन, जैसे मैंने कहा, कंपैरिजन उसमें ना जाइए, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने लिए स्पेस रखें और दूसरों के लिए भी स्पेस रखें। आप जिम्मेदारी के साथ और स्पेस के साथ अगर चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, और ये टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है कि आसान हो जाएगा, बशर्ते कि आप थोड़ा सा इस पे एक्स्ट्रा ध्यान दें और बर वक्त दें, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे लेंगे तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।